हाँ अंकल, मैं क्लास क्लास ले रहा हूँ अभी। हाँ वो देख लिया, हाँ वो देख लिया मैंने व्हाट्सएप। मैं क्लास ले रहा हूँ, फिर करता हूँ बात। हाँ मैं देख लिया, वो क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद बात करता हूँ उससे। ठीक है। हाँ हाँ। तो अभी तक देखो भैया, अपन ने किया डीसी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट चैप्टर है एसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसका आज इंट्रोडक्शन करवाऊंगा मैं, और क्या डिफरेंस रहेगा एसी और डीसी, जो कैलकुलेशन हमने की है उसमें। तो भारत में समस्त जितनी भी डोमेस्टिक सप्लाई है, कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है, एग्रीकल्चरल है, सभी में एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा सप्लाई दी जाती है। एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है ना, वो दो प्रकार का होगा, या तो सिंगल फेज हो सकता है या थ्री फेज से सप्लाई दी जाती है। तो ये दो प्रकार के होंगे, थ्री फेज फोर वायर डिस्ट्रीब्यूशन और सिंगल फेज टू वायर डिस्ट्रीब्यूशन। डीसी के अंदर भी टू वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन था, थ्री वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन था। थ्री वायर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने करवाया नहीं, क्योंकि उसका जो न्यूमेरिकल है ना वो काफी लेंदी हो जाता है, तो आप लोगों के आएगा नहीं वो। इसी प्रकार से एसी के अंदर भी हम सिंगल फेज टू वायर डिस्ट्रीब्यूशन ही डिस्कस करेंगे, जिसमें रिंगमेन फीडर और रेडियल फीडर दोनों डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल रेडियल का लेंगे, एक एग्जांपल रिंगमेन का लेंगे अपन। ठीक है। सो अब मेन बात यह है कि एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अंतर क्या है। तो एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम तथा डीसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में निम्न अंतर है। क्या निम्न अंतर है? डीसी सिस्टम में वोल्टेज ड्रॉप केवल रेजिस्टेंस के कारण होता है, जबकि एसी सिस्टम में वोल्टेज ड्रॉप रेजिस्टेंस इंडक्टेंस के कारण होता है। आर में भी होगा वोल्टेज ड्रॉप, एक्स एल में भी होगा, और कैपेसिटर के कारण उसमें चार्जिंग करंट फ्लो होता है। डीसी सिस्टम में कैलकुलेशन अर्थमेटिकल होती है, बिल्कुल सिंपल, अपन ने देखा ही, न्यूमेरिकल किया, सिंपल कैलकुलेशन होगी। जबकि एसी सिस्टम में सभी कैलकुलेशन फेजर होती हैं, फेज एंगल भी साथ में आएगा कैलकुलेशन करते समय। तो कैलकुलेटर के साथ रेक्टेंगुलर से पोलर, पोलर से रेक्टेंगुलर बदलने की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, जिससे क्या है, न्यूमेरिकल की जो करने की स्पीड है ना वो बढ़ जाएगी आप। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? एसी सिस्टम में करंट, वोल्टेज, इंपीडेंस आदि सभी वेक्टर या फेजर फॉर्म में होंगे, तभी कैलकुलेशन फेजर होगी। तो इनके साथ सिंपल वैल्यू नहीं होगी, इसके साथ फेज एंगल भी साथ में दिया जाएगा। ठीक है। और चौथा, लास्ट, एसी सिस्टम में पावर फैक्टर का रोल महत्वपूर्ण होता है, जबकि डीसी सिस्टम में पावर फैक्टर होता ही नहीं। तो जो पावर फैक्टर दे रखा है लोड का, वो किसके रेस्पेक्ट में पावर फैक्टर दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा एसी के अंदर। ठीक है। जब भी डीसी के अंदर पावर फैक्टर वो चक्कर होता ही नहीं। ये चारों पॉइंट आ गए भाई समझ में? सलमान, अतुल, चारों पॉइंट यस आगे सर। समझ में? ठीक है, आगे चले। ओके ओके, सर। ठीक है। अब एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विद कंसंट्रेटेड लोड्स, कंसंट्रेटेड लोड्स के साथ कैसे कैलकुलेशन करेंगे, फेजर डायग्राम क्या होगा, इसका मैं आपको आज आइडिया दूंगा, कैलकुलेशन कल करवाऊंगा सारी की सारी। ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल तो सिंपल ही होंगे, जैसे डीसी के न्यूमेरिकल है वही केवीएल लगाना है, वही केसीएल लगाना है अपने को। केवल अंतर क्या रहेगा, कैलकुलेशन सारी सारी आपकी फेजर हो जाएगी। तो बार बार रेक्टेंगल से पोलर, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करेंगे तो पोलर फॉर्म यूज करेंगे, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन लेंगे तो रेक्टेंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है। अब ये जो डीसी एसी सिस्टम जो है ना, इसमें पावर फैक्टर दो प्रकार से रेफर किए जाते हैं। जो लोड का जो पावर फैक्टर हुआ ना, वो दो प्रकार से रेफर किया जाएगा। पहला है विद रेफरेंस टू द रिसीविंग एंड वोल्टेज, जो सबसे लास्ट का एंड है, सिंगल लास्ट का एंड है सिंगल वन साइडेड फीडिंग में, तो उसमें जो रिसीविंग एंड है, सबसे लास्ट में जो रिसीविंग एंड है, उसके रेस्पेक्ट में पावर फैक्टर दिया होगा सारे लोड्स का, या विद रेफरेंस टू द रेस्पेक्टिव लोड वोल्टेज।
या क्या दिया होगा, या जहां पे लोड लगा रखा है वहां के वोल्टेज के रेस्पेक्ट में पावर फैक्टर आपको दिया हुआ होगा। ये समझ में आ गया ना दोनों में डिफरेंस। एक पहला तो केस क्या है कि सारे के सारे लोड जो हैं वो रिसीविंग एंड वोल्टेज के रेस्पेक्ट में पावर फैक्टर दे रखा है, और दूसरे केस में जहां जहां लोड लगा हुआ है वहां जो वोल्टेज है वो रेस्पेक्टिव लोड का पावर फैक्टर उस रेस्पेक्टिव वोल्टेज के रेस्पेक्ट में दिया हुआ। तो इसे न्यूमेरिकल में क्या अंतर पड़ेगा, ये जो न्यूमेरिकल कराऊंगा ना जब बताऊंगा मैं आपको, अभी केवल फेजर डायग्राम से मैं आपको बताऊंगा कि डिफरेंस क्या रहेगा। तो इसका एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर का ये आपके देखिए डायग्राम, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ये आ गया, दिस इज एसी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर। ये देखिए, ये दो लोड लगा रखे हमने, ये एसी एक रेडियल डिस्ट्रीब्यूटर है जिसमें वी वोल्टेज से हम सप्लाई दे रहे हैं, इसको आप सेंडिंग एंड वोल्टेज भी बोल सकते हो, ठीक है। यहां लोड लगा रखा है हमने I2, I2 लोड लगा रखा है, और पावर फैक्टर दे रखा है cos Y2 इसका। यहाँ पे लोड लगा रखा है बिंदु बी पे, लोड लगा रखा है हमने I1, पावर फैक्टर दे रखा है cos Y1, ठीक है। तो अभी जिस फेजर डायग्राम से मैं आपको बताऊंगा वो पहला केस है व्हेन पावर फैक्टर रेफर टू द रिसीविंग एंड वोल्टेज। इसका मतलब ये है कि जो cos phi1 और cos phi2 जो दे रखे हैं पावर फैक्टर, ये दोनों के दोनों इस VC के रेस्पेक्ट में दिए हुए, ये दोनों पावर फैक्टर VC के रेस्पेक्ट में दिए हुए, ठीक है। तो यहाँ पे करंट I2 है, ये I2 करंट आ गया, ये ऊपर बाहर लगा रखा है, इसका मतलब फेजर का होंगे सारे सारे। और सेक्शन BC का इंपीडेंस कितना है, R2 प्लस JX2, R2 प्लस JX2 इज द इंपीडेंस ऑफ द BC। और AB का इंपीडेंस है या रेजिस्टेंस है, वो है R1 प्लस JX1, R1 प्लस JX1। तो इसका इंपीडेंस हो गया AB का, और ये BC का हो गया, दोनों कंडक्टर का हो गया गो एंड रिटर्न वाले का, या लूप इंपीडेंस बोल दीजिए आप चाहे तो यहाँ पे करंट I2 आएगा, यहाँ पे करंट I1 आ गया। तो AB सेक्शन में करंट कितना होगा, I1 प्लस I2। AB सेक्शन में करंट कितना हो गया, I1 प्लस I2, ठीक। अब डीसी के अंदर देखिए क्या था, सिंपल हो जाता था, जैसे यहाँ 40 एम्पियर है, 60 एम्पियर है, 100 एम्पियर यहाँ हो जाएगा। लेकिन इस केस में 100 एम्पियर नहीं होगा, फेजर एडिशन होगा। दिस इज आई एस बोल दीजिए सेंडिंग एंड करंट, या उसको आई करंट बोल दीजिए, दोनों में से कुछ भी करंट बोल देंगे अपन, ठीक है। सो आई एस इक्वल टू या आई इक्वल टू I1 प्लस I2, वेक्टर एडिशन होगा, यहाँ पे भी वेक्टर रहेगा, ये भी वेक्टर रहेगा, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन AC एंड DC कैलकुलेशन। ठीक है ना। सो अब इसका वेक्टर डायग्राम में ड्रॉ करता हूं, और उससे आपको मालूम चलेगा कि फेज एंगल किस प्रकार से कंसीडर करेंगे। देखिए, तो पहली इक्वेशन देख लो चाहे तो अपन, VB VB इक्वल टू VC प्लस I2R2 प्लस JI2X2। आगे समझिए, VB का वोल्टेज क्या होगा, VC प्लस सेक्शन BC में ड्रॉप, ठीक है। तो सेक्शन BC में ड्रॉप क्या होगा, VC प्लस वोल्टेज ड्रॉप इन सेक्शन BC,
ठीक है, दिस इज वीबी और वीडी वोल्टेज ड्रॉप इन सेक्शन बीसी, ड्रॉप क्या होगा, I2R2 प्लस J I2 इंटू X2, ठीक है। IS बराबर I बराबर I1 प्लस I2, ठीक है, दिस इज I1 प्लस I2। आगे समझ में, IS इक्वल टू I1 प्लस I2। सो VS इक्वल टू VA मान लीजिए, VS मान लीजिए, दिस इज इक्वल टू VB प्लस AB में ड्रॉप, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू VB VA इक्वल टू VA इक्वल टू VB प्लस ड्रॉप इन वोल्टेज ड्रॉप इन सेक्शन ए, ठीक है। तो VB प्लस I1R1 प्लस J I1 X1 ये ड्रॉप हो जाएगा। अब ये जो दो इक्वेशंस हैं, तीन इक्वेशंस है, ये वाली इक्वेशन, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, इक्वेशन 1 2 एंड 3, दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और दिस इज इक्वेशन नंबर, इन तीन इक्वेशन से हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। कैसे ड्रॉ करेंगे देखिए, थोड़ा सा छोटा, चलो आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो यह पावर फैक्टर रेफर टू रिसीविंग एंड वोल्टेज। तो पहला हमने इसमें लिया I2, दिस इज और I2, ये I2 आ गया, ठीक है। और ये VC आ गया, दिस इज और VC और VR बराबर VC, मतलब R का मतलब रिसीविंग एंड वोल्टेज, ठीक है। अब VC में मैं ऐड करूंगा VC में ऐड करूंगा I2R2, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ करंट के फेज में, कौन सा करंट, I2। तो ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल है, ठीक है। तो मैंने VC में ऐड किया I2R2, या I2R2 ऐड कर, और उसके 90 डिग्री मैंने कर दिया J I2X2, दिस एंगल इज 90, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, VB हो जाएगा, ये हो जाएगा V, दिस इज ओके। ये VC है, ये करंट I2 है, फेज एंगल कितना हो जाएगा, φ2, ये देखिए φ2 ये वाला, और I1 का फेज एंगल कितना हो जाएगा VC के साथ। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, I1 का फेज एंगल भी VC के साथ है, मतलब दोनों लोड का वोल्टेज रिसीविंग एंड, दोनों लोड का पावर फैक्टर रिसीविंग एंड वोल्टेज के साथ। तो φ1 बिटवीन I1 एंड VC एंड φ2 इज VC एंड I2, I1 और I2 को मैंने जोड़ दिया इन दोनों को, इक्वेशन 2 थी ना ये वाली अपनी इक्वेशन I1 और I2, तो ये I1 और I2 जोड़ दिया, फेजर एडिशन, तो ये हो गया I, और दिस इज I इक्वल टू IS हो गया, ठीक है। अब VB मेरे पास आ गया, तो इक्वेशन नंबर 3 ले ली, VB में I इंटू R1 प्लस JI इंटू X1, ये VB हो गया, दिस इज I इंटू R1, तो ये और ये दोनों पैरेलल में, ये दो लाइन आएंगी यहाँ पर, ये पैरेलल में दो लाइन आ गई, ये आ गई, ठीक है ना। तो ये और ये दोनों पैरेलल में, I R1 और इसके 90 डिग्री ऊपर JIX1, इसको मैंने जोड़ दिया यहाँ से, ये बन गया VA, इसी VA, और इसको VS में नाम हम दे सकते हैं, इसको आप नाम चाहो तो OA दे, ठीक। तो इसके अंदर तो आपके जब सारा वेक्टर लोड वोल्टेज रिसीव एंड वोल्टेज के रेस्पेक्ट में दे रखा है ना पावर फैक्टर, जब तक तो आपको कैलकुलेशन कोई करने की जरूरत नहीं, डिफरेंस है ना। लेकिन अगर सिंपल जिस तरह से अपन कैलकुलेशन करते हैं ना, वही कैलकुलेशन कर लीजिए, क्यों, क्योंकि देखिए रेफरेंस हमारा एक होना चाहिए, महत्वपूर्ण बात क्या है, इसके अंदर रेफरेंस एक होना चाहिए। तो रेफरेंस अभी क्या दे रखा है, VC दे रखा है, दोनों लोड का रेफरेंस क्या दे रखा है, सेम ही दे रखा है, इसलिए कोई जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार की कन्वर्जन की,
लेकिन जब रेफरेंस अलग दे दिया जाएगा, अलग इन द सेंस केस नंबर 2, व्हाट इज केस नंबर 2, दिस इज द केस नंबर 2, पावर फैक्टर रेफर टू रेस्पेक्टिव लोड वोल्टेज। देखिए इक्वेशन वो की वो रहेंगी, इक्वेशन दोनों की वही रहेंगी, वीबी बराबर वीसी प्लस आई टू आर टू प्लस जे आई टू एक्स टू, आई एस बराबर आई वन प्लस आई टू, एंड वी एस इक्वल टू वी ए इक्वल टू वी प्लस आई आर वन प्लस जे आई एक्स। इक्वेशन सेम रहेंगी, देन व्हाट विल बी द डिफरेंस, डिफरेंस क्या होगा ये देखिए, स्कोर छोटा करना पड़ेगा 75 से। अब ठीक, व्हाट विल बी द डिफरेंस, देखिए ये इक्वेशन है हमारे पास तीन, इन तीनों इक्वेशन से दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 और दिस इज इक्वेशन नंबर, तीन इक्वेशन रहेगी, ठीक है ना। तीनों इक्वेशंस को हमने यहां सोल्व किया है। डिफरेंस क्या है मैं आपको बताऊंगा, सेम चीज रहेगी बिल्कुल, कहीं कोई अंतर नहीं आएगा। तो क्या डिफरेंस रहेगा, देखिए वो आई टू रेफरेंस ले रखा है, सॉरी आई टू ओरिजेंटल ले रखा है, और ये वीसी ले रखा है, वीसी बराबर वी आर। तो अब इसमें वीसी में मैं आई टू आर टू ड्रॉप करूंगा, ये आई टू आर टू ड्रॉप हो गया, ये इस लाइन के पैरेलल में रहेगा, ठीक है। आई टू आर टू ये आपके 90 डिग्री हो गया, जिसमें हमने जोड़े जे आई टू एक्स टू, ये बन गया वी बी, दिस इज अवर वी बी, ओके। अब ये जो फाई टू जो था ना, ये तो आई टू और वीसी के बीच का फेज एंगल है, दिस इज अवर फाई टू, दिस इज अवर फाई टू, यहां बना रखा नहीं, दिस इज अवर फाई टू। जबकि आई वन जो है ना, वो वीबी जब हमारा आ गया, तब मैं आई वन को ड्रॉ करूंगा, आई वन को मैंने ड्रॉ किया लैगिंग पावर फैक्टर पे वीबी के साथ, तो यहां से लेके यहां तक आपका फाई वन है। जबकि पहले फाई वन कहां से कहां तक था, पहले फाई वन यहां से यहां तक था, फर्स्ट केस के अंदर जो मैंने अब बनाया, ये दिस इज अवर फाई वन, रेस्पेक्टिव जो थे पावर फैक्टर सारे किसके रेस्पेक्ट थे, रिसीवेंट वोल्टेज, तब ये फाई वन था। अब फाई वन होगा ये यहां से लेके और ये यहां तक, डिफरेंस आ गया समझ में। दोनों जोड़ दिए मैंने आई वन और आई टू, तो वो मिल गया आई, और इसको मैंने नाम दे दिया आई एस, मैं कह सकता हूँ इसको, ठीक है। तो अब वीबी आ गया मेरे पास, तो वीबी के बाद मैंने जोड़ा आई आर वन, ये आई है, तो ये जो है ये पैरेलल में रहेगा, ये दो लाइन हो गई, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में रहेगा। तो वीबी में जोड़ दिया मैंने, ये वीबी में जोड़ दिया आई आर वन, और इसके 90 डिग्री जी आई एक्स वन, तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ से, ये ओ पॉइंट मान लो इसको चाहो तो आप, ये हो जाएगा वी ए या वी एस, सेंडिंग एंड वोल्टेज या लोड ए का वोल्टेज। अब डिफरेंस अपन कैसे निकालें, कैलकुलेशन कैसे, कैलकुलेशन करते समय अपन ये ध्यान रखना पड़ेगा, केवल एक डिफरेंस है कि क्योंकि आई वन किसके रेस्पेक्ट में, वीसी के रेस्पेक्ट में, तो ये आई टू भी वीसी के रेस्पेक्ट में आना चाहिए। तो आई टू का भी एंगल फाइव वन दे रखा है, ठीक है ना। तो मुझे ये जो वीबी का जो एंगल आएगा ना, ये वाला, ये किसका एंगल आएगा, वीबी का, किसके रेस्पेक्ट में आया, वीसी के रेस्पेक्ट में। सारे एंगल किसके रेस्पेक्ट में आएंगे, वीसी के रेस्पेक्ट में आएंगे। तो जो वीबी का जो एंगल आ रहा है ना, इस एंगल को इस फाइव वन में से घटाना पड़ेगा, तो ये एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो I2 का जो वेक्टर है, I2 का जो सॉरी I1 का जो फेज एंगल होगा, PHASE, फेज एंगल ऑफ I, I1, फेज एंगल ऑफ I1, तो नीचे कैसे आएगा ये I1, फेज एंगल ऑफ I1 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा फाइव वन माइनस फेज एंगल ऑफ B, वो हो जाएगा फाइव वन माइनस फेज एंगल ऑफ BB, ये हो जाएगा।
ये जब कैलकुलेशन करेंगे ना, जब ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी इसके अंदर। तो केवल आप लोग ध्यान रखना है, वीबी का जो फेज एंगल आएगा वो वीसी के रेस्पेक्ट में आएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी जो मैंने अभी बता रखी है इसे पेन से, उसको अपने को 5/1 में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, बस ये डिफरेंस रहेगा। तो ये चला के मैंने आपको इसलिए बताया है क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं अपन, और उसमें ऊपर वाले में सब्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया, क्यों, क्योंकि ऊपर वाले के अंदर जो वोल्टेज दे रखा था वो वीसी के रेस्पेक्ट में दे रखे थे, दोनों जो लोड थे वो वीसी के रेस्पेक्ट में दे रखे थे, इसलिए उसमें कोई कैलकुलेशन में डिफरेंस नहीं आया। जबकि सेकंड केस के अंदर जो लोड वोल्टेज दे रखा है वो रेस्पेक्ट, पावर फैक्टर जो दे रखा है वो रेस्पेक्टिव लोड वोल्टेज के रेस्पेक्ट में दे रखा है, इसलिए अपन वो एक कॉमन रेफरेंस हमने इस पे वीसी को माना है, उसमें भी वीसी को माना था, इसमें भी वीसी को माना है, तो उसके रेस्पेक्ट में हम लोग सारा कैलकुलेशन लाएंगे और फिर I1 प्लस I2 करेंगे तो फिर वो आई आएगा। देखिए डायग्राम में तो कोई दिक्कत नहीं है, डायग्राम में तो दोनों जुड़ जाएगा यहाँ पर, लेकिन जब कैलकुलेशन करेंगे ना तब उसको आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। तो दिस द ओनली डिफरेंस। ये एसी कैलकुलेशंस का ब्रॉड आउटलाइन है, कल जब न्यूमेरिकल करेंगे तब एग्जैक्ट आपके सारी चीजें समझ में आएंगी। हाँ भाई, कोई डाउट? एनी डाउट? नो सर। समझ में आया थोड़ा बहुत? यस सर। है ना? तो जब करेंगे कैलकुलेशन तब और क्लैरिटी आ जाएगी इस पे। मत करो क्लास। ओके सर।